And welcome to SPMIS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 621 to 640. Topic number 621 is about food and economic agitation in Assam that happened in 1974. तो कुछ बेसिक बातें समझते हैं. देखिए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन वाज क्रिएटेड ऑन 8 अगस्त 1962 और इन्होंने असम के अंदर एक मूवमेंट या एजिटेशन शुरू किया 1974 में, जिसको कहा जाता है फूड एंड इकोनॉमिक एजिटेशन. This agitation was brought against central government's poor food policy. इसमें टोटल 21 डिमांड रखे गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने. उसमें से एक डिमांड ये भी था कि आइडेंटिफाई किया जाए द इलीगल इमिग्रेंट्स इन आसाम और उनको आसाम से बाहर डिपोर्ट किया जाए. और ये जो एक डिमांड यहाँ पे रखा गया था फूड एंड इकोनॉमिक एजिटेशन में, बाद में यही डिमांड मेन बना ड्यूरिंग आसाम मूवमेंट दैट हैपेंड फ्रॉम 1979 टू 85. और ये जो फूड एंड इकोनॉमिक एजिटेशन मूवमेंट चलाया था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने, उसके अंतर्गत दो आसू के एक्टिविस्ट गजेन इंगती एंड पुतुल सैकिया लेड डाउन देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग इन मोरीगांव ऑन 10 जून. और इसी कारण से 10 जून को छात्र संहति दिवस या फिर स्टूडेंट इंटीग्रेशन डे की तरह ऑब्जर्व करता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 622 इज़ अबाउट एशियाटिक लायंस. तो एशियाटिक लायंस आज के टाइम में बस गिर नेशनल पार्क और उसी के आसपास के एरियाज़ में मिलते हैं, दैट इज़ इन गुजरात. दे आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड डाटा बुक. और अगर एशियाटिक लायन के सेंसस की बात की जाए तो हर 5 साल पे इनकी गिनती होती है. लास्ट सेंसस में इनकी जो लास्ट सेंसस हुई थी दैट हैड हैपेंड इन 2020, जिसमें इनकी संख्या 674 पाई गई थी. दैट वाज अबाउट 29% increased as compared to their population in 2015 that was only 523. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 623 इज अबाउट फाउंडेशन डे ऑफ APSC. तो 1 अप्रैल 1937 के दिन APSC को फाउंड किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. मिस्टर जेम्स हेजेलेट, अ रिटायर्ड ICS ऑफिसर फ्रॉम लंडन, वॉज इट्स फर्स्ट चेयरमैन. वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें. टॉपिक नंबर 624 लोनार लेक. ये लेक महाराष्ट्र में है. ये इस साल काफ़ी न्यूज़ में था, इनफैक्ट पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि एकाएक से इसका पानी जो है लाल पड़ गया था, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया था. बाद में काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि इसका पानी जो है रेड कलर में इसलिए कन्वर्ट हो गया है क्योंकि एक स्पेशल तरह का एल्गी, डूना लीला एल्गी, इट मिक्सड विथ हेलो बैक्टीरिया causing creation of a special type of chemical known as beta carotene pigment, जिसके कारण ये पानी लाल हो गया था. इतना याद मत रखो, इतना याद रखो कि एल्गी बैक्टीरिया के साथ मिक्स होकर के कुछ बीटा कैरोटीन कंपोनेंट रिलीज़ किया था. वो कैरोटीन जो कैरेट में होता है और उस कारण से पानी लाल हो गया था. ये जो लोनार लेक है महाराष्ट्र के अंदर, इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ए मेटेओराइट कोलिजन विद द अर्थ. इट इज़ ऑल्सो नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया. और यहाँ पे एक स्पेशल तरह का फौना मिलता है, इस कारण से काफ़ी पॉपुलर है. उसका नाम है मॉनिटर लेजार्ड. ये है मॉनिटर लेजार्ड. इट इज़ फाउंड नियर लोनार लेक एरिया. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. आई थिंक ये क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डिलीट हो गया है, सो आई विल ऐड दिस स्टेटमेंट अगेन. टॉपिक नंबर 625 रेगुलेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर. तो अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग रेगुलेटर हैं. फॉर एग्जांपल RBI रेगुलेट्स बैंक्स, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक SIDBI, नेशनल हाउसिंग बैंक. इट ऑल्सो रेगुलेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट, NBFCs, फॉरेक्स मार्केट, अर्बन एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स. तो आजकल कोऑपरेटिव बैंक्स को पूरी रेगुलेशन की जिम्मेदारी अब RBI को दे दी गई है. पहले कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करते थे स्टेट गवर्नमेंट. तो इसी बात को याद रखना है. ये करंट अफेयर्स का हिस्सा था कि कोऑपरेटिव बैंक्स को पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट करते थे अपने अपने स्टेट के, और पार्शियली RBI करती थी. लेकिन हाल फिलहाल में RBI एक्ट में अमेंडमेंट ला करके अब कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी RBI को दे दी गई. उसके अलावा SEBI रेगुलेट्स, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट्स, वेंचर कैपिटल्स. इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट रेगुलेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज. फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इट रेगुलेट्स फॉरवर्ड मार्केट कमोडिटी और फॉरवर्ड मार्केट्स. और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट मैनेजेस पेंशन फंड्स बोथ ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टाइप.
वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 626 इज अबाउट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में कैसा होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए एक फ़ंड बना करके छोड़ देती है कि आपको जब जब पैसा चाहिए तो हमसे इस फंड में से आप लोन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जापान ने हमारे लिए $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट सेटअप किया था 2018 में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की आरबीआई को जब जब डॉलर की ज़रूरत होगी या जापानीज येन की ज़रूरत होगी तो इस $75 बिलियन फंड में से हम पैसा निकाल सकते हैं। दैट इज़ नोन एज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फिर से एक बार पढ़ते हैं। ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन या लोन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। द अरेंजमेंट विद जापान इज अमंग्स द लार्जेस्ट ऑफ सच डील्स दैट वैल्यूड एट $75 बिलियन, जो 2018 में हुआ था आरबीआई और जापान के सेंट्रल बैंक के बीच में। पिछले साल भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट न्यूज़ में था क्योंकि हमारे देश की आरबीआई ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट श्रीलंकन सेंट्रल बैंक के साथ साइन किया था, जहां पे श्रीलंका की सेंट्रल बैंक लोन ले सकती थी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 627 इज अबाउट मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड इज इशूड आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन बॉन्ड है, फॉरेन मार्केट बॉन्ड है, बट ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। मतलब इसमें जो लोन अमाउंट लिया जाएगा दैट विल बी मेंशन्ड इन रुपी। तो रुपी डिनोमिनेटेड होने के कारण कैसा होता है कि करेंसी रिस्क इज विद द इन्वेस्टर। जो आदमी पैसा दे रहा है उसके पास उसके ऊपर करेंसी रिस्क है कि उसने मान लो पैसा दिया $10,000, लेकिन $10,000 को कन्वर्ट किया जाएगा रुपया में। तो $10,000 को रुपया में कन्वर्ट किया गया और जो उसकी रुपए की वैल्यू हुई वही रुपए की वैल्यू उसको बाद में रिटर्न की जाएगी। तो अगर रुपया और कमज़ोर हो गया तो किसका नुकसान? इन्वेस्टर का। तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में जो पैसा देता है क्रेडिटर उसको नुकसान होता है, और डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड में जो बोरोवर होता है उसको नुकसान होता है, क्योंकि इन द केस ऑफ करेंसी रिस्क। 2015 में वर्ल्ड बैंक की एक एजेंसी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इट इशूड मसाला बॉन्ड ऑफ $3.15 बिलियन फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 628 इज अबाउट ग्रेटा थेनबर्ग। तो सी इज ए स्कूल स्टूडेंट ऑफ स्वीडन। ये 2018 से काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, क्लाइमेट प्रोटेस्ट मूवमेंट, और ये मूवमेंट अब पूरे यूरोप में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इनका मेन डिमांड है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए। इनकी एज सिर्फ 15 साल की है, लेकिन सी इज़ नाउ वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चले। टॉपिक नंबर 629 इज अबाउट राभा दिवस। तो 20 जून को राभा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इट इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा। इनको कला गुरु का टाइटल दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, जब उन्होंने इनको देखा, डॉक्टर विष्णु प्रसाद राभा जी को तांडव डांस करते हुए देखा इन वाराणसी। और ये राभा अवार्ड दिया जाता है ऑन दिस राभा दिवस हर साल। 2020 का राभा अवार्ड दिया गया था टू आर्टिस्ट कंदर्पा नाथ शर्मा एंड डांस एक्सपोनेंट झरना सैकिया। 2021 का राभा अवार्ड दिया गया है स्कल्प्टर सुनाराम नाथ को और डांसर द्रोना भूयान को। ये जो अवार्ड है राभा अवार्ड, इसमें 2 लाख का कैश अवार्ड दिया जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 630 अबाउट संसद आदर्श ग्राम योजना। तो संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया, विच इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। इसमें कैसा कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको 8 गाँवों को चुनना है, 8 विलेजेस को डेवलप करना है एज एन आइडियल विलेज। वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको डेवलप करना है बाय 2024। 8 विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करना है एज एन आइडियल विलेज। तो 2019 तक उनको 3 गांव डेवलप करने हैं और फिर 2019 से लेकर 2024 तक 5 और डेवलप करने हैं। टोटल 8 गांव उनको एक आइडियल विलेज की तरह डेवलप करने हैं। इसमें जो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसको अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ग्राम पंचायत को चुनना होगा, एक विलेज को चुनना होगा। जो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसको अपने स्टेट से, क्योंकि राज्यसभा का तो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होता नहीं है, उसका तो एक स्टेट होता है, तो उसको अपने स्टेट से कोई 8 विलेजेस चुनने होंगे। और जो नॉमिनेटेड एमपी होगा उसका तो कोई स्टेट भी नहीं होता है, तो उसको पूरे देश भर में से 8 इस तरह के विलेजेस चुनने होंगे जिसको उसको डेवलप करना है एज आदर्श ग्राम। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 631 इज अबाउट वन हेल्थ कॉन्सेप्ट।
तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइजेज दैट हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कनेक्टेड विद द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। अगर कोई भी इसमें बीमार पड़ेगा, एनिमल बीमार पड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे भी पड़ेगा। ये जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, गिवन बाय कार्लविन स्वाब हु वाज ए वेटरनरी डॉक्टर, और ये कॉन्सेप्ट 1961 में दिया था उन्होंने अपनी बुक में। लेकिन ये हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि आखिर ये जानवरों से ही आया तो है, इट्स अ जूनोटिक डिजीज। तो कहीं ना कहीं जानवरों के हेल्थ में प्रॉब्लम आई, इसके कारण हमारी ह्यूमन हेल्थ को इश्यूज आए। तो इसके बाद से वन हेल्थ कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी न्यूज़ में था। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 632 इज अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इसका काम ही है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। इट वाज एस्टैब्लिश इन 2006। इसके टोटल 47 मेंबर कंट्रीज हैं हु आर इलेक्टेड फॉर 3-year टर्म्स विथ मैक्सिमम 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स। ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं वो आपस में से चुन करके 47 मेंबर्स को भेजती है फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, और एटमैक्स एक कंट्री 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स इंजॉय कर सकता है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आगे चलें। टॉपिक नंबर 633 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ 2 तरीके के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, तो माँ बाप से बच्चों में ये पास होता है। इसमें होता क्या है कि देयर इज नॉट एट ऑल इंसुलिन प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द पर्सन। इंसुलिन बन ही नहीं पाता है ब्लड में एक इंसान के। और इंसुलिन कैसा होता है? इंसुलिन एक हार्मोन, वो ग्लूकोज रेगुलेटर होता है। तो जब इंसुलिन ही नहीं है तो नेचुरली ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है इंसान के अंदर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट हैपेंस बाय बर्थ एंड इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इसमें कैसा होता है, धीरे धीरे पैंक्रियाज जो होते हैं हमारे, जो नॉर्मली इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, वो धीरे धीरे इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। दिस हैपेंस मेनली बिकॉज ऑफ पुअर लाइफ स्टाइल लाइक ईटिंग जंक फूड्स एंड दिस इज प्रिवेंटेबल। अगर हम जंक फूड्स का खाना कम कर दें तो हमें ये टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 634 नमामि गंगे प्रोग्राम। एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है विच इंटीग्रेट्स ऑल प्रीवियसली एंड करेंटली ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स टू क्लीन गंगा रिवर। This program is implemented by National Mission for Clean Ganga, which is also known as National Ganga Council. National Ganga Council is headed by the Prime Minister. और वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे प्रोग्राम को 5 साल का फंड दिया है, लोन दिया है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 635 GI टैग फॉर गमोसा। तो गमोसा के लिए जो GI टैग मिला है उसको पहले GI जर्नल नंबर 124 में पब्लिश किया गया था। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। GI टैग मिलने के लिए पहले एक GI जर्नल में उसको पब्लिश किया जाता है कि भाई इस चीज़ को, इस आइटम को GI टैग दिया जा रहा है। उसको 3 महीने के लिए एक जर्नल में पब्लिश किया जाता है, और 3 महीने तक अगर कोई डिस्प्यूट नहीं आया तो फिर उस पर्टिकुलर आइटम को GI टैग दे दिया जाता है। तो गमोसा के लिए जो जर्नल में GI टैग का इसका पब्लिश हुआ था वो था GI जर्नल नंबर 124। और इसके लिए जिस एजेंसी ने अप्लाई किया था गमोसा को GI टैग दिलवाने के लिए, जिस एजेंसी ने अप्लाई किया था उस एजेंसी का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट। तो इस इंस्टीट्यूट ने इस GI टैग के लिए अप्लाई किया था। ये देखिए इसका GI टैग का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 594। एप्लीकेशन डेट इसको 16 अक्टूबर 2017 को डाला गया था। नेम ऑफ द एप्लीकेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, और ये है इसका GI टैग, इस तरह का टैग है इसका। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 636 इज अबाउट सेसा ऑर्चिड सेंचुरी। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है सेसा ऑर्किड सेंचुरी, और सेसा ऑर्किड सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों हैं आसपास में एडजेसेंट टू पक्के टाइगर रिजर्व, और उनके बीच में है कामेंग नदी। तो कामेंग नदी है एक तरफ पक्के टाइगर रिजर्व, दूसरी तरफ सेसा ऑर्किड सेंचुरी एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब तीनों इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि यहाँ से एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था जिसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट था, लास्ट ईयर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था। पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में एक और बात याद रखनी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इट इज़ इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चले। टॉपिक नंबर 637 इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। तो ये देखिए जब 2001 में अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास कराया गया कि अफगानिस्तान के अंदर फोर्सेस भेजे जाएं यूनाइटेड नेशन के। और यूनाइटेड नेशन में वो जो रेजोल्यूशन था उसका नंबर था रेजोल्यूशन नंबर 1386,
और यहाँ पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ, और इस रिजोल्यूशन को जो पास कराया गया अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट जिसका नाम है बॉन एग्रीमेंट। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जो फोर्स भेजा अफगानिस्तान में, वो फोर्स जो है उसका नाम था इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। तो अमेरिका पे अटैक हुआ, फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक एग्रीमेंट हुई बॉन एग्रीमेंट, जिसमें रिजोल्यूशन नंबर 1386 पास किया गया। फिर एक फोर्स भेजने की बात हुई अफगानिस्तान के अंदर, उस फोर्स का नाम था इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। ये जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स है जो अफगानिस्तान में गई, इसको मेनली नाटो कंट्रीज ने भेजा था। नाटो कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे उन्होंने मिल करके ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स बनाया था। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 638 ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो इट इज़ ए परमानेंट सेपरेट ऑटोनोमस फंड। It was established in 1992 at Rio Earth Summit. It works in the areas of climate change, environment protection. India is both donor and recipient of this global environment facility. ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत ये सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक कंजर्वेशन प्रोग्राम लाया जा रहा था। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत चाइना ने इस प्रोग्राम को डिस्प्यूट कर दिया। उसने कहा कि जो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है, यानी कि ईस्टर्न भूटान वाला जो एरिया है, ये डिस्प्यूटेड है भूटान और चाइना के बीच में, और इसलिए यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम बिना चाइना से पूछे हुए नहीं लाया जा सकता। तो इस कारण से सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आ गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी न्यूज़ में आ गया, क्योंकि चाइना ने इस एरिया को डिस्प्यूटेड कर दिया बिटवीन चाइना एंड भूटान। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 639 एक्सपर्ट कोटा बिल। कुवैत एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे देखिए काफ़ी ऑयल प्रोड्यूस करता है ये कुवैत, और ये कुवैत हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल हमारे यहाँ पे कुवैत से बहुत सारा ऑयल भी हम खरीदते हैं आफ्टर इराक। ये इस पर्शियन गल्फ में कंट्री है कुवैत, ओपन होता है पर्शियन गल्फ में। कुवैत के अंदर कैसा है कि 43 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 13 लाख ही लोकल कुवैती हैं, 30 लाख फॉरेनर्स हैं। बहुत सारे इंडियंस यहाँ रहते हैं और बहुत सारे इंडियंस को यहाँ पे नौकरी मिली है। आपने देख रखा होगा एयरलिफ्ट मूवी में, वो कुवैत का ही था। तो लोकल कुवैतीस कम है, फॉरेनर ज़्यादा हैं। अब हाल फिलहाल में कुवैत क्या कर रहा है, कोटा सिस्टम ला रहा है जिसमें वो फॉरेनर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम करेगा। तो अभी 70% फॉरेनर्स हैं, सिर्फ 30% लोकल्स हैं। उसका टारगेट ये है कि धीरे धीरे फॉरेनर्स के लिए वो कोटा कम करेगा, फॉरेनर्स को अपने घर जाना होगा, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोकल्स की पॉपुलेशन बढ़ा करके 70% कर दी जाएगी और फॉरेनर्स की पॉपुलेशन घटा करके 30% कर दी जाएगी। तो इससे नुकसान क्या होगा कि इंडिया के लगभग जो 14 लाख लोग कुवैत में रह रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरियां जाने का खतरा। इंडिया को बस 6 लाख सीटें मिलेंगी कुवैत के अंदर, 8 लाख लोगों को वापस इंडिया आना होगा। इसलिए कुवैत का ये एक्सपर्ट कोटा बिल काफ़ी न्यूज़ में था इंडिया के अंदर। एटमैक्स आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। वैसे भी ये 1 स्टार टॉपिक है, एक बार अभी सुन लिया अब नहीं भूलोगे, आगे आ जाएगा तो तुम सही टिक कर लोगे। कुवैत देख लो, यहाँ पे पर्शियन गल्फ में है। टॉपिक नंबर 640 इज अबाउट न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी मतलब अगर हमें न्यूक्लियर अटैक करना है तो क्या क्या प्रोसेस है वो जरा देखते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एक बॉडी है जिसके अंदर 2 विंग हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और पॉलिटिकल काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि अभी के लिए अजीत डोवाल साहब, और उसकी पॉलिटिकल काउंसिल है, उसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और अगर कभी न्यूक्लियर अटैक किसी देश पे करना है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिकमेंडेशन देगा पॉलिटिकल काउंसिल को, जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, और पॉलिटिकल काउंसिल आपस में मिलकर फैसला करेगा, जिसके बाकी मेंबर्स हैं जैसे डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। और ये पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर फाइनली ये फैसला लेंगे, अल्टीमेट डिसीजन लाइज विद द चेयरमैन, और फिर ये फैसला पास किया जाएगा, ऑर्डर पास किया जाएगा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड जो हैं ये फिर ऑर्डर देंगे, आर्मी को ऑर्डर दे सकते हैं मिसाइल लॉन्च करने का, एयरफोर्स को ऑर्डर दे सकते हैं बॉम्बर लॉन्च करने का, या न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च करने का ऑर्डर दिया जा सकता है नेवी को। तो ये स्टेप है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का, कैसे न्यूक्लियर अटैक किसी भी कंट्री पे करना हो तो। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये आज का आखिरी टॉपिक है, कल हम इससे आगे चलेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।